गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा प्लस टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 चल रहा है जिसका नाम लागत बोलते हैं। आज का टॉपिक है दीर्घकालीन कुल लागत वक्र, जिसको बोलते हैं LTCC, लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व। अब जो दीर्घकाल होता है, दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। जो स्थिर साधन है और परिवर्तनशील साधन है उनके बीच में अंतर समाप्त हो जाता है। दीर्घकालीन कुल लागत वक्र भी वैसे तैयार होता है जैसे अल्पकालीन कुल लागत वक्र तैयार किया था। देखो इस डायग्राम में इधर आपका आ रहा है आउटपुट और इधर हम ले रहे हैं टोटल कॉस्ट TC। ये आपका है LTCC। अब जो ये LTC है, टोटल कॉस्ट लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर्व, दीर्घकालीन कुल लागत वक्र। अब इस डायग्राम में देखो OX पे आउटपुट शो किया गया है, OY पे कुल लागत दिखाई गई है। A बिंदु तक हमारा कुल लागत, जो दीर्घकालीन कुल लागत है LTCC, वो घटती दर पर बढ़ रही है और A बिंदु के बाद बढ़ती दर से बढ़ रही है। A बिंदु तक घटती दर से बढ़ रही है। इसका कारण है कि A बिंदु तक पैमाने का बढ़ता प्रतिफल लागू होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण A बिंदु तक LTCC हमारी घटती दर से बढ़ रही है और A बिंदु के बाद बढ़ती दर से बढ़ रही है। बढ़ती दर से क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पैमाने का घटता प्रतिफल लागू हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल लागू हो रहा है। अब ये मूल बिंदु से स्टार्ट है, O से, 0 से स्टार्ट है, क्योंकि दीर्घकालीन कुल लागत वक्र में सारे साधन होते हैं परिवर्तनशील। अगर उत्पादन 0 होगा तो हमारा जो दीर्घकालीन लागत वक्र है, लागत है वो भी 0 आएगी। उत्पादन बढ़ेगा तो लागत भी बढ़ेगी। तो ये था आपका दीर्घकालीन कुल लागत वक्र। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, करते हैं दीर्घकालीन औसत तथा सीमांत लागत वक्र। आपकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म नेचर की है। आपके LAC और LMC आएंगे। ये LAC लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, LAC और LMC। अब देखो इस डायग्राम में इधर आपका आ जाएगा आउटपुट और इधर आपके आएंगे LAC लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट और LMC लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट। ये आपका हो गया LAC और ये हो गया LMC। जो दीर्घकालीन औसत और सीमांत लागत वक्र हैं वो अल्पकालीन औसत और सीमांत लागत वक्र की तरह ही U शेप के होते हैं। और क्या समानता हो सकती है? एक समानता और भी है, जो LMC है वो LAC को नीचे से काटता है।
मतलब उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। हमारा लॉन्ग टर्म सीमांत वक्र लॉन्ग टर्म औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काट रहा है। ये आपका बिंदु है ए, आपका LMC LAC को उसके न्यूनतम बिंदु पे काट रहा है। एक तो दोनों यू शेप के होंगे और हमारा LMC दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पे काटेगा। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि OX पर आउटपुट, OY पर LAC और LMC दीर्घकालीन औसत और सीमांत लागत वक्र। आपका जो ये वाला एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसमें दोनों ही LAC कम होती जा रही है। इसका कारण है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, इसके कारण से ये कम हो रहा है। और इस पर, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पे दोनों बराबर हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आ रहा है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। पैमाने का समान प्रतिफल लागू हो रहा है। अब जो ये एरिया है यहाँ पे आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। पैमाने का घटता प्रतिफल, डिमिनिशिंग 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 रिटर्न टू स्केल। पैमाने का घटता प्रतिफल लागू हो रहा है। इस कारण से LAC यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे घट रही थी तो आपका बढ़ता हुआ रिटर्न लागू हो रहा था पैमाने का। यहाँ पे दोनों शिथिल हो गए हैं तो उत्पाद पैमाने का समान प्रतिफल, और यहाँ पर पैमाने का घटता प्रतिफल लागू हो रहा है LAC के कारण। अब ये U शेप के क्यों है LAC? जो LAC है वो U शेप का इसलिए है क्योंकि हमें पैमाने की बस्तें और हानियों के कारण ये U शेप का हो रहा है। जब पैमाने की बस्तें होएंगी तो ये नीचे की तरफ जाएगा, गिरेगा। जब पैमाने की हानियाँ हो जाएंगी तो ये ऊपर की तरफ चलेगा। अब हम करते हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन वक्रों में अंतर क्या था। अल्पकालीन लागत वक्र, अल्पकालीन व दीर्घकालीन लागत वक्रों में अंतर। हमारे जो अल्पकालीन पीछे लागत वक्र करे थे, अब हमने आज करे थे दीर्घकालीन लागत वक्र। उनमें अंतर क्या है? उनमें मेन दो अंतर हैं। नंबर 1, जो दीर्घकालीन लागत वक्र हैं वो अल्पकालीन लागत वक्रों की अपेक्षा अधिक चपटे हैं। चपटे मतलब अधिक फैले हुए हैं। इसका कारण क्या है कि जो दीर्घकाल है, दीर्घकाल के अंदर हम नए नए प्लांट लगा सकते हैं,
तो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसलिए दीर्घकालीन लागत वक्र अल्पकालीन लागत वक्रों की अपेक्षा अधिक चपटे होते हैं। दूसरा है कि जो अल्पकालीन लागत वक्र था उसके अंदर भी यू शेप के होते थे, अल्पकालीन में भी यू शेप के थे, शॉर्ट टाइम कॉस्ट उसमें भी यू शेप के होते थे, और जो लॉन्ग पीरियड था, लॉन्ग पीरियड जो कॉस्ट थी वो भी यू शेप की है। तो जो शॉर्ट टर्म कॉस्ट थी अल्पकालीन या शॉर्ट पीरियड कॉस्ट उसमें यू शेप के क्यों होते थे? क्योंकि उसमें एक लॉ लागू होता था, दीर्घकालीन अनुपात का नियम, दीर्घकालीन अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का रूल लागू होता था। जो लॉन्ग पीरियड कॉस्ट है उसमें यू शेप के क्यों होते हैं? क्योंकि इस पे पैमाने की बचते व हानियों होती है, इसमें पैमाने की बचते भी होती है और हानियां भी होती हैं। इस कारण से दीर्घकालीन जो कॉस्ट होती है उसका लागत वक्र यू शेप का होता है, दीर्घकालीन बचते और हानियों के कारण। जो अल्पकालीन शॉर्ट टाइम का कॉस्ट था, अल्पकालीन लागत वक्र थे, वो यू शेप का क्यों होता है? क्योंकि इसमें दीर्घकालीन अनुपात का नियम लागू होता था। हम अगला टॉपिक करते हैं इस पे। अब अगला टॉपिक है समय तत्व तथा लागत। टाइम फैक्टर और कॉस्ट। टाइम समय आपके इसमें 3 प्रकार के दे रखे हैं। नंबर 1 अति अल्पकाल, अति अल्पकाल ये आपका है वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। अति अल्पकाल को हम बाजार काल भी कहते हैं। ये वो समय है जिसमें अपनी उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता, बहुत कम समय है। इस पे जो पूर्ति होती है वो पूर्णतया बेलोसदार होती है, पूर्ति शिथिर होती है और पूर्ति होती है पूर्णतया बेलोसदार। तो इसमें जो लागत है वो ज़रूरी नहीं है कि उत्पादक को उसकी कुल लागत मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अति अल्पकाल है, वेरी शॉर्ट पीरियड है। और दूसरा है अल्पकाल। अल्पकाल को बोलते हैं हम शॉर्ट पीरियड। अब अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें पूर्ति को अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें पूर्ति शिथिर थी अति अल्पकाल में। अल्पकाल में पूर्ति को वर्तमान उत्पादन क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इस पे फर्म को कम से कम जो वेरिएबल कॉस्ट थी, हमारी परिवर्तनशील लागत वीसी वेरिएबल कॉस्ट, वो अवश्य मिलनी चाहिए। अब तीसरा एक समय काल है दीर्घकाल। लॉन्ग पीरियड है ये। अब समय बहुत है इसमें। दीर्घकाल में पूर्ति को मांग के अनुसार कम भी किया जा सकता है, अधिक भी किया जा सकता है। नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर सकती है, पुरानी फर्में उद्योग को छोड़कर जा सकती है।
नए नए प्लाट लगाए जा सकते हैं। इसलिए इसमें दीर्घकाल में उत्पादक को कुल लागत मिलनी चाहिए। अगर उसे कुल लागत नहीं मिल रही तो वो अपना उत्पादन बंद कर देगा। ये थे आपके 3 समय तत्व, अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर के। हमारे को दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 1, निम्नलिखित आंकड़ों से औसत बंदी लागत, औसत शिथिर लागत निकालनी है, औसत परिवर्तनशील लागत निकालनी है और सीमांत लागत, 3 चीजें निकालनी है। आपके पास उत्पादन दिया हुआ है, प्रोडक्ट ये किलोग्राम में दिया हुआ है, केजी, 0 से लेकर 5 तक। और दिया हुआ है हमारे पास कुल लागत, टीसी, कुल लागत दे रखी है हमारे पास रुपीस में। 40, 100, 120, ये स्टेटमेंट दी हुई है 130, 150, 190, ये आपके पास स्टेटमेंट है। और हमें निकालना है औसत बंदी लागत, औसत शिथिर लागत। लेकिन उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी इसमें। देखो टोटल कॉस्ट दे रखी है और प्रोडक्शन दिया हुआ है। हमें निकालना है एएफसी, एवीसी और एमसी। अब देखो इसमें 0 के सामने भी टोटल कॉस्ट आई हुई है, कितनी, 40। तो ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, एफसी बोलते हैं इसको, फिक्स कॉस्ट, बंदी लागत, शिथिर लागत। तो ये 40 है 0 के सामने, तो इसका अर्थ है ये 40 ही रहेगी सबकी। चाहे आप 1 प्रोडक्शन करें, चाहे 2 करें, चाहे 5 करें, हमने 0 करा तब 40 रुपये खर्चा आ रहा है। तो ये आपकी क्या बन गई, फिक्स कॉस्ट। और हमको निकालना था एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत बंदी लागत। एएफसी का फार्मूला पीछे बता रखा है हमने कि अगर एफसी को क्यू से डिवाइड कर दिया जाए या आपकी क्वांटिटी से, तो आपका निकल आता है एएफसी। अब इस लाइन को अगर हम इससे डिवाइड कर दें क्वांटिटी को, 40 को बार बार 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से, तो आपका बन जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, औसत शिथिर लागत। तो पहले वाली 40 को 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिटिव आएगा, 40 को 1 से, 40 को 2 से, 40 को 3 से, 40 को 4 से और 40 को 5 से 8। तो हमने बार बार 40 को 0, 1, 2, 3, 4 से भाग करा, एएफसी आ गया। हमें और चाहिए एवीसी, औसत परिवर्तनशील लागत। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं इसमें। अब वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला था कि जो टोटल कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दो फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारे पास 40 है, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। कुल लागत में से शिथिर लागत घटाएंगे, 0, 100 में से 40 गए 60, 120 में से 40 गए 80, 130 में से 40 गए 90, 150 में से 40 गए 110 और 190 में से 40 गए 150। ये आपकी आ गई वेरिएबल कॉस्ट। मतलब हमें टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी। हमें निकालना था एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत। अब औसत परिवर्तनशील लागत का फार्मूला होता है
जो हमने अभी वेरिएबल कॉस्ट निकाली है उसको क्वांटिटी से डिवाइड किया जाएगा। जो हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली है उसको क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, मतलब इस लाइन को 0, 60, 80 को 0, 1, 2, 3, 4, 5 से भाग कर देंगे तो पहले वाला 0 ही आएगा। 60 को 1 से करेंगे डिवाइड, 80 को 2 से करेंगे, 90 को 3 से, और 110 को 4 से करेंगे, पॉइंट में आएगा 27.5, और 150 को 5 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट को हमने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। हमने एक और चीज़ निकालनी है इसमें, सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती थी? मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। कुल लागत में जो अंतर आता है उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट, पहले वाली 0 प्रोडक्शन है तो मार्जिनल कॉस्ट नहीं आएगी। पहला प्रोडक्शन करने से टोटल कॉस्ट 100 हो गई, पहले कितनी थी 40, 100 में से 40 लेस कर देंगे 60। 120 में से दूसरे का प्रोडक्शन किया 120 आई, 120 में से 100 माइनस करेंगे 20, 130 में से 120 लेस करेंगे 10, 150 में से 130 माइनस करेंगे 20, और 190 में से 150 लेस करेंगे 40। मतलब जो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। और इलस्ट्रेशन कराते हैं। अब इसमें फॉर्मूले ध्यान रख लेना। एक तो फिक्स कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट कैसे निकाली थी अपने, 0 के सामने जो अमाउंट होगा सारा फिक्स कॉस्ट होगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड क्वांटिटी। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टीसी में जो डिफरेंस आएगा। अब इसमें सेकंड इलस्ट्रेशन हो जाएगा, थर्ड भी जैसा है, फोर्थ, फिफ्थ। हम करते हैं इलस्ट्रेशन 6। हमारे को दिया हुआ है निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए, प्रोडक्शन दिए हुए हैं। यूनिट्स में है ये, इकाइयों में 0, 1, 2। हमारे को और दिया हुआ है टोटल कॉस्ट, कुल लागत, बारह, 18, 21। और हमको निकालनी है कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और थर्ड निकालनी है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो कुल परिवर्तनशील लागत है वो टीसी में से निकल जाएगी। देखो टीवीसी जो है वो भी टीसी का डिफरेंस होता है। जो 0 के सामने कॉस्ट है वो है आपकी फिक्स कॉस्ट, जो चेंज नहीं होएगी। अब फिक्स कॉस्ट को इनमें से अगर घटाएंगे टोटल कॉस्ट में से, आपकी जो इसमें फिक्स कॉस्ट आ रही है, आपको पीछे फर्स्ट इलस्ट्रेशन में कराया था कि जो फिक्स कॉस्ट है वो 0 के सामने होएगी। हमने 0 प्रोडक्शन किया फिर भी 12 रुपये खर्चा आ गया, तो जो ये 12 रुपीस है ये आपकी फिक्स कॉस्ट बन जाएगी, स्थायी लागत बन जाएगी। कि आपने 0 प्रोडक्शन किया, चाहे 1 किया, चाहे 2 किया, आपकी कॉस्ट 12 ही आ रही है। अब इस टीसी में से 12 लेस करते जाएंगे बार बार, मतलब टीसी में से एफसी लेस करेंगे, टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट। 12 में से 12 गए 0, 18 में से 12 गए 6, 21 में से 12 गए 9। तो टीवीसी का हमने फिर फॉर्मूला वही लगाया है, टीसी माइनस एफसी, टोटल कॉस्ट
माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, कुल लागत माइनस स्थिर लागत। अब एमसी निकालनी है। जो एमसी होता है आपको बताया था, जो टोटल कॉस्ट है उनका डिफरेंस, पहले वाला नहीं आएगा आपका। पहले प्रोडक्शन किया तो 18 आ गया, 18 में से 12 लेस कर देंगे 6 और 21 में से 18 लेस कर देंगे 3। तो ये पीछे फर्स्ट इलस्ट्रेशन की तरह ही था ये भी। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 7 में लिखा हुआ है, यदि कुल स्थिर लागत 60 रुपये है तो निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। आपके पास प्रोडक्ट दिया हुआ है यूनिट्स में 1 2 3, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत दे रखी है, रुपीस में दे रखी है ये 20 15 20, और ऊपर ही लिख रखा था कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी थी, वो दे रखी है आपको 60 रुपीज़, 60 रुपये 60 रुपये 60 रुपये। जो फिक्स कॉस्ट है, स्थिर लागत है, वो कभी चेंज नहीं होती क्योंकि फिक्स नेचर की है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको निकालना है, एक तो टोटल कॉस्ट निकालनी है कुल लागत, और दूसरी निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत। एक टोटल कॉस्ट निकालनी है, एक सीमांत लागत निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो आपके पास एबीसी दिया हुआ है और क्वांटिटी दे रखी है प्रोडक्ट। अब हम पहले टीवीसी निकालेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास उसकी मल्टीप्लाई क्यू से कर दिया जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत की जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा, जो इस चैप्टर में पीछे फार्मूले आए थे। अब इस टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम के साथ, एबीसी की क्यू के साथ, 20 15 को 2 से करेंगे 30 और 20 को 30 से करेंगे 60। तो ये आपका एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट भी निकालनी है। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, एक मिनट, इसमें प्रोडक्शन 1 से स्टार्ट था तो हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी थी 60, और जो टोटल कॉस्ट निकलती है, टोटल कॉस्ट का फार्मूला था TFC प्लस TVC, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 60 में 20 प्लस करेंगे 80, 60 में 30 प्लस करेंगे 90, 60 में 60 प्लस करेंगे 120। तो ये भी पूरा हो गया। अब हमें चाहिए मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। अब सीमांत लागत कैसे निकालेंगे, अब सीमांत लागत हमारा 1 प्रोडक्शन है, इसकी सीमांत लागत चाहिए। तो अब इसमें मान लेते हैं कि अगर हम 0 प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी जो TFC आएगी वो भी 60 आएगी, टोटल कॉस्ट भी 60 आएगी, और TFC 60 रहेगी टोटल प्रोडक्शन पे। तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, ABC तो 0 है,
तो 60 पे अगर जीरो प्रोडक्शन पे 60 खर्चा आ रहा है तो ये कहलाता है टोटल कॉस्ट। अगर आपने जीरो प्रोडक्शन किया और तब भी 60 रुपये खर्चा आ गया तो ये आपका टोटल कॉस्ट होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो अब हम निकालेंगे अपनी एमसी बताया था कि जो टीसी में डिफरेंस होता है वो एमसी कहलाता है। पहले वाला नहीं आएगा जीरो क्वांटिटी पे, लेकिन जब हम एक का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये 60 से 80 हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है 20 का। 80 से 90 हो गया, 90 में से 80 लेस करा 10, और 90 से 120 टोटल कॉस्ट हो गई। 120 में से 90 घटाएंगे 30 आ जाएगा। तो ये एमसी निकलेगा। अब जितने भी आगे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, 3-4 और इलस्ट्रेशन आगे हैं, वो सारे इन्हीं फार्मूलों से चलते हैं जो हमने आपको 3-4 कराए हैं। तो इससे आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया।